नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी बच्चों का, सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम व्यवसाय अध्ययन से संबंधित चैप्टर लेके आए हैं। व्यवसाय अध्ययन का पहला चैप्टर, बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है प्रबंध का महत्व, प्रबंध की प्रकृति। इसी को हम आज पढ़ेंगे कि प्रबंध क्या है, प्रबंध का अर्थ क्या है, प्रबंध की महत्व क्या है, प्रबंध के कार्य क्या है, उसके विभिन्न प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको या आज जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बोर्ड से संबंधित आपका जो चैप्टर से संबंधित, बोर्ड के विषय से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी समस्या का समाधान आपको हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को लिखना है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रबंध का बारे में, प्रबंध क्या है, प्रबंध का आज की टॉपिक हम पढ़ेंगे कि प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के कार्य, महत्व, स्तर, प्रदेश और सीमाएं, दोष। ये आज एक वीडियो में सारा चीज क्लियर करूंगा, एक ही वीडियो में सारा चीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रबंध का अर्थ। देखिए अर्थ पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ क्या है। देखिए अर्थ, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज हर एक क्षेत्र, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो, छोटा क्षेत्र हो, घर पे हो या बाहर हो या कोई दुकान में हो, चाहे कहीं भी हो, हर एक क्षेत्र में प्रबंध का काम तो होना ही होना है। हर एक क्षेत्र प्रबंध का काम करता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, प्रबंध के बिना तो कोई काम नहीं होता है। मैनेजमेंट तो होना ही है। तो इसीलिए मैनेजमेंट या प्रबंध, जो प्रबंध करता है, प्रबंध की व्यवस्था है, मैनेज करना है, वो हर एक क्षेत्र में किया जाना होता है। बगैर प्रबंध के किसी भी लक्ष्य को, किसी भी कार्य को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जाता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। घर में एक व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो तो योजना बनाता है। बाहर कोई व्यक्ति, कंपनी में कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को करने के लिए काम करता है तो वो भी योजना बनाता है। तो पहले क्या है, प्रबंध की व्यवस्था करना होता है। तो वही है इसका अर्थ। तो सिंपली आपने इसको समझना है। इसको अगर पेपर में आ जाए, इसका अर्थ लिखना है कि किसी लक्ष्य, किसी निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, किसी निर्धारित, मतलब जो हमने योजना, किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की हमने योजना बना ली है कि हमें ये योजना बनानी है, इसको हमने प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, किसी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों, संसाधनों जैसे मानव, धन या कोई सामग्री या कोई जैसे कोई भी, जैसे मानव, धन, सामग्री, इस मानव का उपयोग या सामग्री का या धन का किसी भी तरीके से का प्रभावी ढंग से यहाँ थोड़ा सा योजना बनाने व्यवस्थित करने, निर्देशन करने, नियंत्रण करने की ही प्रबंध है। अर्थ में क्या हो गया,
किसी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधन, जो भी उपलब्ध संसाधन, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, उसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है, इस तरीके से प्रभावी ढंग से योजना बनाने या फिर व्यवस्थित करने, निर्देशन करने, नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही प्रबंध है। और इसका किसी तरीके से हम लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना ही एक प्रबंध है, चाहे वो भौतिक संसाधन किसी तरीके का हो। इसीलिए ये क्या है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया कि वो निरंतर चलती है, वो रुकता नहीं है। चाहे वो कहीं भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी करे, कहीं जा रहा है तो उसके दिमाग में चलेगा कि हाँ मुझे आज ये करना है, आज ये काम होना है, इस तरीके से करना है, वो सारा चीज़ चलता रहे। घर में भी पूरा, अगर एक जैसे कोई घर में काम कर रहा है, एक महिला घर के काम में कर रही है, तो वो भी दिमाग चलता है कि आज दिन में मुझे ये काम करना है, वो करना है। कंपनी में भी व्यक्ति जो उच्च स्तर का लेवल का व्यक्ति होता है, वो कहता है कि आज मुझे इतना लक्ष्य प्राप्त करना है, इतना काम होना है। वो सारा चीज़ निरंतर चलते रहता है, सुबह से शाम तक। तो प्रबंध का जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। किसी भी क्षेत्र में चले जाए, विद्यालय में चले जाइए, विद्यालय में भी उसमें कार्य योजना कैसे बनाना है वो चलता रहता है। तो ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है कि चलती रहने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रबंध में भी जो व्यक्ति जो प्रबंध को करता है, जो प्रबंध को प्रभावी बनाने वाला व्यक्ति क्या हो गया? प्रबंधक। या तो प्रबंधक होगा या कार्यपालक या फिर प्रशासक। प्रशासक कहलाता है। जो प्रबंध को बनाने, जो प्रबंध को प्रभावित रूप से उसको योजना तक पहुंचाने के लिए या उसको योजनाबद्ध करने के जो करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? या तो प्रबंधक, या तो प्रशासक, या कार्यपालक होता है। तो इसी क्योंकि वो दिन भर व्यक्ति को काम को करता है, करने की उसके दिमाग चलता है कि किस तरीके से काम करना है। तो वो चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, छोटा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र, हर व्यक्ति तो कुछ ना कुछ योजना बनाते ही है। कार्य करने के लिए क्या काम करना है, कैसे करना, वो सारा चीज़ तो करेगा ही। तो उसमें क्या है कि उसको करने वाला व्यक्ति, किसी कंपनी का जो प्रबंध करने वाला व्यक्ति होता है वो प्रबंधक कहलाता है। किसी छोटे क्षेत्र में उसमें कार्यपालक कह लो या प्रशासक कह लो, जो सारी योजनाओं को तैयार करता है। काम लेना है, काम करवाना है, संगठित करना है, सब कुछ करना है, तो वो क्या है? प्रबंधक का काम करता है। और इसलिए प्रबंध को कला और विज्ञान भी कहा जाता है। प्रबंध क्या है? एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रबंध कला व विज्ञान भी है। कला और विज्ञान क्या है? क्योंकि कला जैसे एक दिमाग जो व्यक्ति का होता है वो उसको कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके उसको आने चाहिए। अलग अलग तरीके के दिमाग उसको कैसे करना है, व्यवस्थित करना है, किस तरीके से कार्य योजना लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा क्या है वो एक कलाकार के अंदर होना चाहिए। कलाकार व्यक्ति जैसे होता है वो सारी योजना बनाता है, किस तरीके से काम करूं, किस तरीके से क्या योजना बनाऊं, वो कलाकार होता है। कला, इसलिए उसको कला भी कहा गया प्रबंध को। और विज्ञान इसलिए कि आज आधुनिक समय में नई नई टेक्निकली आती है, नए नए तकनीकी ज्ञान मिलते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करके फिर उसको नए प्रभावी ढंग से उसको विस्तार देता है, फिर उसको आगे कार्यवाही करता है, योजना तैयार करता है। तो ये क्या? विज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है, क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे सामाजिक भी होना चाहिए, उसको नए तरीके मालूम होने चाहिए, नए टेक्निकली का उसको जानकारी होनी चाहिए, नए विकसित तरीके से, नए तरीके से कुछ भी नया जो कुछ आया हो उसको जानकारी होनी चाहिए, सब उसको उसमें अमल करना चाहिए। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ हर तरीके के अपनाना चाहिए। तो इसलिए कला और विज्ञान दोनों कहा गया। तो यहाँ क्या हो गया कि प्रबंध निर्धारित
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संगठन क्या है कि उपलब्ध जो संसाधन है उसको व्यवस्थित करने, उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना, योजना बनाना या निर्देशन करना या नियंत्रण करना है कि ताकि वो प्रबंध लक्ष्यों को कम लागत में, यहाँ पर ये भी है कि प्रबंध कला विज्ञान भी है जिससे कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। क्योंकि कला विज्ञान कुछ नई तरीके से सोचता है, नए ज्ञान लेता है, नए उसके विचार आते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जितना कम लागत हो, कम लागत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, अधिक से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कम लागत कम खर्च का प्रयोग हो, कम खर्च हो, कम समय लगे, कम समय में ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, कम लागत में ज़्यादा विकास किया जाए, ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। ये क्या है, कला विज्ञान के माध्यम से ही करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रबंध की अर्थ, प्रबंध की प्रक्रिया क्या है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध को प्रभावी ढंग से बनाने वाला, जो प्रभावी बनाने वाला व्यक्ति वो प्रबंधक कहलाता है। या प्रबंध कला विज्ञान भी है जिससे अपने हुनर, उस ज्ञान या तकनीकी के माध्यम से कम लागत पे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, ऐसा कला विज्ञान के माध्यम से ही करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबंध। इसके बाद आता है प्रबंध की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, देखिए अब आता है विशेषताएं। विशेषताएं देखिए, प्रबंध से तो आपने समझ लिया होगा प्रबंध क्या है। प्रबंध एक सारा चीज है, सभी चीज है, सब जगह पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। तो उसके प्रकार की सब जगह जहाँ भी मिल जाए, जहाँ भी चले जाएं, वहाँ प्रबंध मिलना ही मिलना है। प्रबंध की तकनीकी, प्रबंध के कार्य या उसको होता है, तो इसमें प्रबंध क्या है। तो सबसे पहले विशेषताओं में देखिए, सबसे पहले क्या था, लक्ष्यों की प्राप्ति। विशेषता क्या है प्रबंध की, पहला है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो प्रबंध की विशेषता है, लक्ष्यों की प्राप्त करने की गतिविधि है। प्राप्त करने की गतिविधि, प्राप्त करना, लक्ष्यों को प्राप्त। विशेषता क्या है, सबसे पहले प्रबंध की मुख्य विशेषता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि कम लागत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अधिक से अधिक कम लागत में, तो इसीलिए क्या कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसकी विशेषताएं है कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ या कम संसाधनों से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, तो इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, जैसे मैंने कहा प्रबंध सभी स्तरों में शामिल है, सभी स्तरों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रबंध चाहे छोटा स्तर हो चाहे बड़ा स्तर हो, तो प्रबंध क्या है कि सभी स्तरों में पाया जाता है। तो प्रबंध क्या है कि जहाँ भी चले जाइए, छोटा स्तर बड़े स्तर सब जगह मिलता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे क्या हो, प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चलते रहती है, सुबह से शाम तक किस तरीके से क्या काम करना है, क्या लेना है, क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वो सारा चीज दिमाग जो व्यक्ति का होता है वो चलते रहता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जो व्यक्ति होता है जो प्रबंध की व्यवस्था करता है, तो वो उसका दिमाग क्या है वो चलता रहेगा। कैसे करूँ, क्या करूं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, कम संसाधन हो, कम खर्चा हो, मुझे इस लक्ष्य मिल जाए ये, या मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये काम हो जाए मेरा, कि किस तरीके से करूं। तो वो क्या है कि निरंतर दिमाग जो व्यक्ति का है वो चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है समूह गतिविधि। समूह गतिविधि, समूह का मतलब मनुष्यों के बीच में जो जैसे काम करवाना है, जो कर्मचारी वर्ग है या कोई और स्टाफ वर्ग है, तो उसको इस तरीके से संगठित करना है कि सभी चीज़ों से समान रूप से काम किया जा सके, कोई
अलग तरीके से या कोई किसी भी प्रकार से उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके कि हाँ भैया ये काम होना है, ये इस तरीके से काम होना है या इस तरीके से काम होना है, ताकि तुम एकजुट होकर 4 आदमी ये काम करो, 2 आदमी ये काम करो, सबको समूह रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है लक्ष्य, इसका विशेषता है प्रबंध की विशेषता, क्योंकि प्रबंध ही इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया चलाता है। तो समूह को गठित करने की प्रक्रिया ही प्रबंध है। इसके बाद 5वां है कि उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया, उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया, किसी उद्देश्य को प्रदान, क्योंकि उद्देश्य ही सब कुछ है। जब तक उद्देश्य व्यक्ति का नहीं बनेगा तो वो कार्य कैसे करेगा, जब तक उसके माइंड में किसी को करने के लिए उसकी योजना नहीं बनाता है, किसी चीज़ को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रक्रिया नहीं अपनाता है, तो वो काम कैसे होगा। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो किसी चीज़ का, तो वो उद्देश्य को पूर्ति के लिए काम कैसे करेगा। पहले तो क्या करेगा, उद्देश्य बनाएगा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसको काम करेगा। फिर तो जब तक उद्देश्य नहीं तब तक कोई काम नहीं। तो उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया भी है प्रबंध, ठीक है। इसके बाद 6वां पॉइंट यह है बहुविषय, यानी कि इसमें कई विषयों का समावेश होता है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, इस सभी चीज़ों को समावेश करता है प्रबंध। भैया मनोविज्ञान किसी चीज़ का, व्यक्तियों का मनोभाव जानना है, अर्थशास्त्र इसलिए किसी चीज़ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, तो वो जानने के लिए प्रबंध काम करता है। या फिर सांख्यिकी है, संख्याओं के बारे में जानना, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना माल बिक रहा है, कितना माल आ रहा है, ये सब जानना है, सांख्यिकी है। तो मनोविज्ञान, समाज का अध्ययन करना है तो समाज का भी उसका शामिल किया गया, तो इसलिए ये कई विषयों को शामिल करता है प्रबंध। इसके बाद 7वां पॉइंट है, इसमें 7वां पॉइंट बहु विषय हो गया। 7वां लक्ष्य प्राप्त करना, सर्वव्यापी है, सतत प्रक्रिया है, समूह गतिविधि है, उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है, बहुविषय है। 7वां है अमूर्त शक्ति। अमूर्त शक्ति, देखिए अमूर्त शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रबंध कोई देखने योग्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा, छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस प्रबंध को, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसमें पढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने सारी व्यवस्थाएं की है, या घर में कोई चीज़ को कोई व्यक्ति काम कर रहा है, घर की मैनेज कर रहा है सारा चीज़, या कंपनी में कोई व्यक्ति मैनेज कर रहा है, सब कुछ व्यवस्था को देख रहा है, तो वो क्या प्रबंध कर रहा, व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो प्लानिंग है, उसका जो उद्देश्य है, उसको कार्य करने के तौर तरीके हैं, उससे क्या आप छू सकते हैं? नहीं छुआ जा सकता। उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति, वो व्यक्ति ये काम हो रहा है, ये काम कर रहा है, कैसे काम करवा रहा है, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए प्रबंध को अमूर्त शक्ति कहा गया। ये ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन काम करती है, छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो उपस्थित है, मौजूद है। तो ये क्या है? अमूर्त संपत्ति है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया विशेषताएं। इसके बाद आता है कार्य। इसके कार्य के, देखिए यहां कार्य को भी बताता हूं। कार्य क्या, प्रबंध कार्य क्या करेगा, कार्य क्या करे, प्रबंध का मुख्य काम क्या है प्रबंध का? तो सर्वप्रथम पहला काम है योजना बनाना। क्या करना? योजना बनाना। प्रबंध का मुख्य काम है सबसे पहले किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी उद्देश्य के लिए काम करने के लिए सबसे पहले है योजना बनाना। उसकी योजना तैयार करेगा, उसका व्यवस्थित करने के लिए किसी चीज़ को कैसे करना है, किस तरीके से उसको करना है, तो वो योजनाबद्ध तरीके से करेगा। तो सर्वप्रथम पहले उसी चीज़ को योजना करेगा। योजना करने के बाद, योजना बनाने के बाद उस चीज़ को संगठित करेगा। संगठित करना। भाई योजना तो बना लिया मैंने, अब योजना बनाने के बाद मुझे उसको
आगे भी तो काम करना है, उसको व्यवस्थित भी तो करना है, तो उस चीज़ को क्या करेगा, वो संगठित करेगा या सभी चीज़ों का आयोजन करेगा कि ताकि सभी चीज़ इकट्ठे हो जाए और मैं उसको काम को कैसे आगे बढ़ा सकूं। तो आगे बढ़ाने के लिए पहले उस सभी चीज़ों को संगठित करेगा और संगठित करने के बाद फिर उसको क्या करेगा, मैंने सामान इकट्ठा कर लिया, सब उसको ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेगा, तीसरा पॉइंट है स्टाफिंग या नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण भैया आप, मैंने चलो ठीक है योजना बना लिया, योजना बनाने के मैंने संसाधन भी जुटा लिए, सब कुछ कर लिए, इकट्ठे भी कर लिए सब कुछ। अब उसमें काम करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए भैया। मैं तो अकेले जितना मेरे से होगा मैं करूँगा, लेकिन ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा जब व्यवस्था जब ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें लोगों को भी तो आवश्यकता, लोगों की काम करने वाले मानव व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी। तो उसको नियुक्ति करेगा, उसको संगठित करने के बाद क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा, नियुक्ति करेगा। नियुक्तिकरण करने वाला क्योंकि व्यक्ति काम करेगा, काम करवाना है, खुद तो करेगा, काम करवाना भी है। और काम करवाने के लिए वो क्या करेगा, फिर उसको बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, भैया ये काम होना है, इस तरीके से काम कर, तुम इस तरीके से काम करो, वो काम करेगा, तुम इस तरीके से काम करो, तुम्हें ये काम करना है। तो वो सारा चीज को करने के लिए व्यक्तियों का नियुक्तिकरण करेगा और फिर नियुक्तिकरण करने के बाद उसका मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन करने के लिए क्या करेगा, निर्देशन करेगा, निर्देशन या मार्गदर्शन, निर्देशन करेगा या मार्गदर्शन करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, भैया तुम्हें ये काम करना है, ये काम ऐसे करना है, तुम ये काम करो, इसको मोटिवेट करना, निर्देशन करना, डायरेक्शन करना। तो वो क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, काम करने के लिए प्रेरित करेगा, वो क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। फिर अंत में क्या करना है, इसका नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण भैया सब कुछ हो गया, अब मुझे नियंत्रण, अपने नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में सारा चीज हो रहा है, मेरे नियंत्रण में हो रहा है, मैं सारा जो व्यवस्था देख रहा हूँ, तो मेरे नियंत्रण में सारा काम होना चाहिए। तो सारा नियंत्रण करने के बाद फिर उसमें व्यवस्थित तरीके से कैसे काम हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, वो नियंत्रण में रहना है। तो नियंत्रण करने का काम किया। तो ये हो गया प्रबंध के कार्य, योजना बनाना, संगठित करना, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, निर्देशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ये हो गई विशेषताएं, ये हो गए कार्य। उसके बाद है महत्व। महत्व के लिए अब थोड़ा इसको मैं साफ करूंगा, फिर उसके बाद इसको करते हैं। अब आता है वो प्रबंध के, हम महत्व को पढ़ेंगे। प्रबंध का महत्व, महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसका, अब तक तो आपने इसकी विशेषताएं और कार्य तो आपने पढ़ ही लिया, विशेषताएं और कार्य के माध्यम से आपने इतना समझ लिया है कि वो किस तरीके से करना है। तो अब इसका महत्व है, पहला है लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार, लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये एक तरीके से मददगार होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस तरीके से प्राप्त करना है। तो वो क्या है, प्रबंध का महत्व है, बताता है। प्रबंध का महत्व कहता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से योजना बनाना, किस तरह से कार्य करना, ये प्रबंध का महत्व है। इसके बाद दूसरा प्रबंध का महत्व, देखिए यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त करने का आपको पहले ही मैंने बता दिया, विशेषताएं भी इसको लक्ष्य प्राप्त करना है, इसको कार्य भी इसको लक्ष्य प्राप्त करने का है, महत्व भी लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर उसके बाद दूसरा है कार्य कुशलता में सुधार, कार्य कुशलता में सुधार। देखिए कर्मचारियों के कार्य में, कार्य कुशल जो कार्य करने वाले व्यक्ति है, फर्म में जितने काम करने वाले हैं, उनके कार्य कुशलता में सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रबंध के माध्यम से ही की जाती है। इसलिए प्रबंध के महत्व को हर एक क्षेत्र में महसूस किया जाता है। तो उसी तरह जितना अच्छा प्रबंध होगा उतने ही टीम वर्क में काम करने की सुधार होगा और उसको काम किया जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है टीम वर्क को प्रोत्साहन, इसी में आ जाता है टीम वर्क को प्रोत्साहन।
टीम वर्क को प्रोत्साहन, टीम वर्क यानी कि टीम वर्क, सबको एकजुट होकर काम करना है भैया, एक टीम बनाकर काम करना, अलग अलग बिखरा के नहीं कि एक उधर कुछ कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, एक उधर कुछ कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है। वो एक टीम वर्क के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप सब टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं, तो उसको क्या करना है कि टीम वर्क में काम करना है। तो टीम वर्क में जितना अच्छा काम होगा, एक मिलकर जितना काम करेंगे उतना ही अच्छे से तरीके से काम होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है अनुशासन व व्यवस्था बनाने में सहायक। अनुशासन या व्यवस्था बनाने में भैया जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा प्रबंध के कार्य होंगे, उतने ही अच्छे अनुशासन बनाए रखा जाएगा, अनुशासन में काम होगा, हर चीज़ व्यवस्थित रूप से काम होगा। जब तक अनुशासन प्रबंध अच्छा है तो सारा चीज़ अच्छा होगा, अनुशासन भी अच्छा होगा, प्रबंध व्यवस्था भी अच्छी होगी। तो जो व्यवस्था अच्छी होगी, अनुशासन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा, और टीम वर्क में प्रोत्साहित करें तो वो काम भी अच्छा करेगा। जितना ज़्यादा अच्छा काम होगा, प्रबंध जितना, इसलिए प्रबंध को महत्व दिया गया है कि जितने अच्छे तरीके से प्रबंध होंगे, प्रबंध करने वाला जो प्रबंधक होगा जितने अच्छे से प्रबंध करेगा, जितने अच्छे से मैनेज करेगा, वो सारा चीज़ उतना ही अच्छे लक्ष्य को कम लागत में ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। तो क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क को प्रोत्साहन करना है, व्यवस्थित करना है, अनुशासन बनाए रखना है, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राप्त करना किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से उसको काम करने के लिए महत्व दिया गया। पांचवा है व्यवसाय में वृद्धि। भैया अच्छा प्रबंध ही व्यवसाय को विकास की ओर ले जाता है, व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। अच्छा प्रबंध, जब प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो व्यवसाय घाटे में जाएगा, व्यवसाय को कोई मुनाफा नहीं होगा। तो व्यवसाय को मुनाफे के लिए, विकास के लिए अच्छा प्रबंध का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक अच्छा प्रबंध नहीं होगा तो व्यवसाय तो कोई भी विकास नहीं होगा। व्यवसाय को वृद्धि में सहायक कैसे होगा, जब प्रबंध अच्छा नहीं होगा। जितना अच्छा प्रबंध उतना ही अच्छा टीम वर्क होगा, उतना ही अच्छा अनुशासन होगा, उतनी अच्छा व्यवस्थित होगा, उतनी अच्छा व्यवसाय की वृद्धि होगी, ठीक। इसके बाद छठा पॉइंट है जोखिम को कम करता है। जोखिम कम करना, जोखिम कम होगा। प्रबंध जितना अच्छा तरीके से होगा भैया, हर चीज़ में जोखिम भी कम होगा, रिस्क भी कम होगा। तो रिस्क कम होगा तो भैया मुनाफा भी अच्छा होगा, लाभ भी अच्छा होगा, तो उसमें सबका होगा। इसके बाद एक है सातवां समाज का विकास। भैया समाज का विकास का मतलब हो गया कि एक टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से काम करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि कम लागत पे उत्पादन किया जाए, और जब कम लागत पे उत्पादन होगा तो फिर वो सामान जो वस्तु है वो समाज के लिए आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति कम सस्ता सामान खरीदता है। तो जितना आवश्यक वस्तुएं जितनी कम कीमत पे उपलब्ध होगी, उतना ही समाज का विकास भी होगा, उतनी ही समाज के लोगों को फायदा होगा। तो इस समाज का विकास भी कहा जाता है। तो ये हो गया महत्व। इसके बाद अब आता है स्तर। देखिए स्तर, प्रबंध का स्तर, ये तो चौथा पॉइंट हो गया था महत्व। अब आता है पांचवा प्रबंध का स्तर। देखिए प्रबंध का स्तर, इसको सिंपली आपने समझना है। प्रबंध के स्तर को एक इस तरीके से करना है। देखिए 3 भाग होते हैं प्रबंध के। ये हो गया उच्च स्तर, उच्च स्तर प्रबंध। ये हो गया मध्य स्तर प्रबंध। ये हो गया निम्न स्तर प्रबंध। निम्न स्तर पर उच्च स्तर, जैसे कोई उच्च अधिकारी, उच्च लेवल का अधिकारी, जैसे यहाँ पर क्या हो गया CEO जो व्यक्ति होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रबंध के निर्देशक होता है, वो क्या है योजना बनाने का काम करते हैं। एक बिजनेस में योजना बनाना या उसको कार्य योजना तैयार करना, वो सब काम होता है उच्च स्तर लेवल के व्यक्ति के द्वारा। वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता है वो योजना बनाता है, उसको किस तरीके से काम करना है, क्या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या काम करना, वो सारा चीज़ करता है। और इन्हीं की योजनाओं को पूरा करने का होता है मध्य स्तर, जहाँ प्रबंधक बैठा होता है।
प्रबंधक मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि वो जो उच्च स्तर वाला जो योजना तैयार की गई उसको अमली जामा पहनाना, उसको योजनाबद्ध तरीके से काम पूर्ण करने का काम होता है। उसको मध्य स्तर उसको लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम करता है। फिर मध्य स्तर वाला जो व्यक्ति होता है ये काम सौंपता है निम्न स्तर, और निम्न स्तर में होता है या पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर जो काम कराता है। और ये नीचे जो ये है प्लेटफॉर्म जहां पर काम हो रहा होता है। व्यक्ति जो यहाँ पर होते हैं जहाँ पर काम हो रहा होता है, काम तो व्यक्ति यहाँ होता है कंपनी में, किसी भी संस्था में काम तो ये कर रहे होते हैं, लेकिन इनको कराने वाला व्यक्ति ऊपर से होता है। तो इनको काम जो नियंत्रण करता है, जो उसको तरीके से उसको देखता है वो है सुपरवाइजर। पर्यवेक्षक करता है, देखता है, और पर्यवेक्षक इनकी रिपोर्ट प्रबंधक को देता है कि हाँ जो काम किया गया था वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, उसको इस तरीके से किया जा रहा है। और प्रबंधक रिपोर्ट देता है एमडी या सीईओ को, जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये हो गए प्रबंध के स्तर। पेपर में इस प्रबंध के स्तर के बारे में कई बार पूछा जाता है, प्रबंध का स्तर क्या है। ये उच्च स्तर, मध्य स्तर, और इसको इस तरीके से प्लेट बनाकर आप समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और एग्जामिनर भी आपको देखिए कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो प्रबंध का स्तर हो गया उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ये हो गया स्तर। इसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में देखिए यहाँ पर उद्देश्य, छठा पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य में 3 तरीके के उद्देश्य होते हैं। एक होता है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या हो गया? संगठनात्मक उद्देश्य जैसे उपलब्ध जो संसाधन है, जो संगठन के अंदर संगठित होकर किसी संस्था को इस तरीके से संगठित करना है कि उपलब्ध जो संसाधन है उस संसाधन, चाहे मानव हो चाहे भौतिक संसाधन, उसको इस तरीके से व्यवस्थित करना, उपलब्ध इस तरीके से उसका उपयोग करना कि कम लागत से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को जीवित रखना। और खुद को जीवित रखने के लिए वो क्या करेगा, जिससे खुद को जीवित करने के लिए सारा चीज़ को मैनेज करेगा। भैया समाज में आजकल कंपटीशन का दौर है। संगठन को बचाए रखने के लिए, संस्था को बचाए रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए वो क्या करेगा, इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करेगा कि वो कम लागत में अधिक लाभ दिया जा सके, अधिक लाभोपार्जन किया जा सके, लाभ कमाया जाए। सामाजिक उद्देश्य भी एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होना चाहिए। समाज के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, समाज के कार्यों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। फर्म के अंदर, संस्था के अंदर किसी तरीके का कोई भी गलत काम ना हो रहा हो, किसी के साथ मारपीट ना हो रहा हो, वहाँ व्यक्ति के बीच में सामंजस्य बनाए रखें, उसके बीच में कोई भेदभाव ना किया जा सके। इस तरीके से सामाजिक उद्देश्य भी होता है। व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो उसके अंदर परिसर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई प्रकार का कोई भी गलतफहमी ना हो, उसके बीच में कोई मनमुटाव ना हो। हर व्यक्ति जो लक्ष्य दिया गया है उसको व्यवस्थित तरीके से काम कर सके, उसको काम करने के तरीके सीखे। तो उसमें क्या है कि उनको अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा पारिश्रमिक भी दिया जाए। तो प्रोत्साहित करना, जो प्रोत्साहित करेगा तो वो जो काम अच्छा करेगा तो उसको वेतन भी अच्छा दिया जाए। उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इतना अच्छा, अगर आपने ये काम कर लिया, इस तरीके से काम करा, तो आपको उच्च इंसेंटिव वेतन दिया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा वेतन भी दिया जाएगा। उस काम करने के लिए एक्स्ट्रा वेतन भी दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा वेतन देने का मतलब हो गया कि व्यक्ति भी खुश हो जाता है कि हाँ मेरे काम अच्छा हुआ और उसको करना है, तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए काम तो ले लगे। तो ये हो गया उद्देश्य। इसके बाद अब इसकी सीमाएं हैं, सीमाएं या दोष। जब सब कुछ है तो हर एक चीज़ की सीमाएं भी होती है, दोष भी होता है। हर एक में चाहे किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर किसी चीज़ का गुण है, फायदा है, तो उसके कुछ कमियां भी होगी,
कुछ दोष भी होंगे। तो इसका भी इस दोष सीमाएं हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। सर्वप्रथम एक है नौकरशाही को बढ़ावा। नौकरशाही को बढ़ावा, नौकरशाही को बढ़ावा। देखिए, नौकरशाही को बढ़ावा देने का मतलब हो गया, नौकरशाही भैया तानाशाही भी हो सकता है कि एक व्यक्ति चार सारे अधिकार हैं भैया, इसको अधिकार हैं तो अपने स्तर से, अब सुपरवाइजर है तो अपने स्तर से काम करा, भैया मेरे अंडर में इतने काम हो रहे हैं, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, तो वो अपने आप को कुछ ज़्यादा दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, तानाशाही भी कह सकते हैं, नौकरशाही की व्यवस्था भी लागू की जा वो होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर माहौल जो है वो थोड़ा खराब हो जाएगा नौकरशाही के माध्यम से। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये तो आपको समझ में आ गया होगा नौकरशाही किस तरीके से है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है निजी हित। निजी हित, कुछ प्रबंध ऐसे भी होते हैं जो अपने निजी फायदे के लिए भी काम करते हैं, निजी हित के लिए भी काम करते हैं। तो वो क्या हो गया कि कर्मचारियों के बीच में किसी तरीके की मनमुटाव हो जाता है, तो वो अपना फायदा देखता है। निजी हित का मतलब वो अपना फायदा देखता है प्रबंध, तो अपने फायदे के लिए कर्मचारियों को एक किसी भी प्रकार से कुछ सुविधाएं नहीं देता, या कभी किसी उसको ज़्यादा काम ले लेता है। तो ज़्यादा काम लेना या उसको सुविधाएं नहीं देना तो वो निजी हित है, क्योंकि प्रबंध चाहता है कि ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त हो, कम लागत हो, कम पैसा देना पड़े तो काम ज़्यादा कराना पड़े। काम ज़्यादा कराने के लिए जो भैया उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे तो वो तो लागत कम होगा, लेकिन मनमुटाव हो जाता है। काम कर्मचारी जो है वो अपने अंदर तो क्या नाम नाराज हो जाता है, तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, निजी हित को बढ़ावा देना। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट मानवीय आचरण। मानवीय आचरण, क्योंकि मानवीय आचरण भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। हर एक व्यक्ति का कुछ सीमाएं हैं कि उसका आचरण क्या किस तरीके का है। आचरण पर ही ज़्यादातर डिपेंड होता है कि व्यक्ति का अगर व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो और व्यक्ति उसके साथ जो जुड़े होते हैं वो काम भी अच्छा करते हैं। लेकिन कभी कभी जब उसके नौकरशाही जब निजी हित हो जाते हैं तो उसका आचरण भी बदलाव हो जाता है, कि परिवर्तन के समय के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो उसके आचरण में परिवर्तन होने से क्या हो जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। फिर व्यक्ति भी और जो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो भी थोड़े से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके आचरण में उसके प्रति व्यवहार जो है वो गलत, वो अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, मानवीय आचरण का हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है स्थिर मानदंड। स्थिर दंडों का अभाव। भैया समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, नई तकनीकी आ रही है, नए तरीके आ रहे हैं, तौर तरीके आ रहे हैं, तो उसके साथ अपने आप को सुदृढ़ तरीके से ढालना एक हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि इसलिए स्थिर मानदंडों का अभाव हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिर वो काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक पांचवा है इसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। तो ये हो गया परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। देखिए, परिस्थिति के मतलब हो गया कि कोई भी प्रबंध का कुछ कार्य किसी संस्था के लिए तो लाभदायक है, तो किसी संस्था के लिए वही हानिकारक भी हो जाता है, किसी के लिए गलत भी हो जाता है और किसी के लिए फायदा। क्योंकि एक देश के लिए जो प्रबंध फायदेमंद है तो दूसरे देश के लिए वो प्रबंध नुकसानदेह भी होता है। तो परिस्थिति के अनुसार ही उसमें परिवर्तन होना अभाव होता है, ये इसका एक दोष है, इसकी एक कुछ कमियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। देखिए, मैंने सारा चीज़ बताया, प्रबंध का विशेषताएं, कार्य, महत्व, स्तर, उद्देश्य, सीमाएं, ये सारा चीज़ एक ही वीडियो मैंने आज आपको क्लियर किया है। उम्मीद है कि आप आगे बोर्ड के एग्जाम में जो भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करने में बड़ा आसान रहेगा और उसको कर सकेंगे। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन तो प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है बिजनेस में, और इसको करना है कि इस तरीके से पूछा है। भैया सब कुछ एक ही प्रश्न में तो पूछेगा नहीं,
वही प्रबंध का अर्थ विशेषताएं पूछ लेगा, या प्रबंध के कार्य या महत्व एक प्रश्न पूछ लेगा, उसका स्तर, उद्देश्य, सीमाएं, ये क्वेश्चन को कई क्वेश्चनों में इसके कई क्वेश्चन बनेंगे। तो अब पूछेगा क्या, उसी अनुसार आपने इसको समझिए और इसको करेंगे, नोट कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। प्रबंध से संबंधित आज जो टॉपिक रहा वो पूरा क्लियर किया मैंने। मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और एग्जाम में अगर आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकें। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।